मोहन अपनी पत्नी रागिनी, पिता रामलाल और बेटे गौरव के साथ एक किराए के घर में रहता था। वो पेशे से एक मिस्त्री था और जैसे तैसे अपनी जीविका चला रहा था। पापा, मेरी फीस जमा होनी है। हाँ, ये लो बेटा। पापा, ये कम है। आप भूल गए क्या? मैंने आपको बताया तो था कि इस साल फीस बढ़ गई है। अच्छा, हाँ, पर चल तू इतना ही ले जा बेटा। अभी इतना ही है। मैं तेरी मैडम से बाद में बात कर लूंगा। अच्छा, ज्यादा परेशान ना हो, आ जाओ खाना खाओ। अरे नहीं, परेशान नहीं हो रहा हूँ। बस ये सोच रहा हूँ कि खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं। हाँ, ये तो है। मैं भी कुछ काम शुरू करूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। तभी अचानक उसके पिता बुरी तरह खांसने लगे। अरे क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ? अरे ठंड लग रही है बेटा, बहुत ठंड लग रही है। रागिनी, एक और रजाई लेकर आओ, जाओ जल्दी से। बेटा मोहन, तेरे ऊपर बहुत बोझ आ गया है ना। अरे नहीं तो, किसने कहा? अरे बेटा, बूढ़ा जरूर हूँ, लेकिन कान अभी भी काम कर रहे हैं। सब जानता हूँ। अरे आप फिक्र मत करो पिताजी। वो तो भला हो हमारे मकान मालिक प्रकाश लाल का। मैं यहाँ 40 साल से रह रहा हूँ, तब से उन्होंने किराया नहीं बढ़ाया। आज भी वही वो 100 रुपए लेते हैं। अरे बहुत भले आदमी हैं। हाँ, ये तो सही बात है, लेकिन अब आप ज्यादा मत बोलो, आराम करो, क्योंकि आपको बहुत खांसी भी आ रही है। रामलाल खांसते खांसते सो गए। इस बीच एक दिन सर्दी अपने चरम पर पहुंच गई। हवा ऐसे चल रही थी जैसे किसी ने बर्फ का तूफान खोल दिया हो। उस शाम मोहन बाहर काम से लौटा तो उसके हाथ पैर सुन्न थे। अरे राम, आज तो बहुत ज्यादा सर्दी है। पापा, मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। बहुत, सच में बहुत ठंड है। आप जल्दी आ जाते तो अच्छा होता। आज पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। मोहन ने तुरंत चारपाई पर पड़े अपने पिता की तरफ नजर डाली। रामलाल बुरी तरह कांप रहे थे। उनकी खांसी अब और बढ़ चुकी थी। अरे पिताजी, क्या हो गया आपको पिताजी? अरे बेटा, आज की ठंड मेरा दम निकाल रही है बेटा। मैंने 2 रजाइयां और ओढ़ा दी, पर इनका बदन फिर भी जल रहा है और ठंड भी लग रही है। मोहन के चेहरे पर डर उतर आया। वो समझ गया था कि ये सिर्फ साधारण ठंड नहीं है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। वो बाहर भागा और डॉक्टर को बुला कर लाया। देखिए, ये हालत अच्छी नहीं है। इनको हाइपोथर्मिया हो गया है। इनको अभी तुरंत अस्पताल ले जाइए। डॉक्टर साहब, पैसे तो... देखिए, पैसे बाद में सोचिए, अभी इन्हें ले जाना जरूरी है, वरना देर हो जाएगी। जितना है उतना उठाकर दे देते हैं, पर चलिए, इन्हें बचाना है।
मोहन ने पिता को शॉल में लपेटा, कंधों पर उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन तभी रामलाल का शरीर अचानक ढीला पड़ गया। पिताजी 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 बोलिए, पिताजी पिताजी पिताजी। दादू दादू। पिताजी। हे भगवान, ये क्या हो गया? रामलाल दुनिया छोड़कर जा चुके थे। मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। डॉक्टर ने दोनों हाथ जोड़ दिए। अब देखिए, मुझे अफसोस है, ये अब नहीं रहे। मोहन जमीन पर बैठ गया, चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। गौरव रोते रोते हिलने लगा। रागिनी बाप जैसे ससुर को पकड़े बैठी रही। फिलहाल अब अंतिम संस्कार के सिवा करने को कुछ नहीं बचा था, तो वही कर दिया गया। उनका मकान मालिक प्रकाश लाल भी आया। मोहन, मुझे भाई बहुत दुख है। तुम्हारे पिताजी बहुत सीधे और नेक आदमी थे। जी जी भाई साहब जी। लेकिन अगले ही दिन प्रकाश लाल दोबारा उनसे मिलने पहुंचा। मोहन समझा शायद सांत्वना देने आए हैं, लेकिन बात कुछ और ही थी। अरे आइए आइए भाई साहब, बैठिए। नहीं नहीं, मैं बैठने नहीं आया, एक जरूरी बात के लिए आया हूँ। कैसी बात? देखो मोहन, मैं आपके पिताजी की वजह से किराया नहीं बढ़ा रहा था, पर अब जो है हालत और जमाना दोनों बदल गए हैं, समझ रहे हो? मतलब देखो भाई, मतलब ये कि अब से किराया 100 रुपए नहीं बल्कि 1000 रुपए होगा। हाँ। मोहन के चेहरे का रंग पल में उड़ गया। क्या 1000 रुपए? आप मजाक कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, साफ साफ बोल रहा हूँ। अगर दे सकते हो तो रहो, नहीं दे सकते हो तो फिर घर खाली कर दो भाई साहब। अरे, दादाजी की मौत के अगले दिन भी कोई ऐसे बोलता है क्या? प्रकाश भाई, हम कब से यहाँ रह रहे हैं? आप जानते हैं कि मैं वक्त पे किराया दे देता हूँ। मेरे पिताजी की चिता की राख भी अभी ठंडी नहीं हुई है। देखिए, मुझे भावनाओं से फर्क नहीं पड़ता है मोहन भाई। जमाना बदल गया है, मेरा भी खर्चा है। बताओ, रहोगे या जाओगे? अरे 1 महीने की मोहलत और दे दो भाई साहब, मैं कुछ कर लूंगा। अरे 1 दिन की भी नहीं दूंगा भाई साहब, शाम तक घर खाली कर दो, बता रहा हूँ। वो मुड़कर चला गया। रागिनी और मोहन हैरान खड़े रह गए। अरे चलने की तैयारी करो। पर अरे मैंने कहा ना, चलने की तैयारी करो। थोड़ी देर में मोहन ने पुराना बक्सा, कुछ कपड़े, 1-2 रजाइयां इकट्ठी की और घर से बाहर निकल आए। ठंडी हवा उनके चेहरे पर कोड़े की तरह पड़ रही थी। हे भगवान, हम जाएं कहाँ? कोई कमरा देखते हैं, हिम्मत रखो। मोहन ने बहुत कोशिश की, लेकिन 1000 से कम किराया कहीं नहीं था। मोहन निराश होकर फुटपाथ के किनारे बैठ गया और तीनों ने एक रजाई में खुद को ढक लिया। वो रात बहुत ठंडी थी, हवा बदन काट रही थी। रजाई में घुसकर भी पूरा परिवार कांप रहा था। कहीं हम लोग ठंड से मर न जाएं। जैसे तैसे रात कटी और सुबह सुबह की धूप जैसे किसी ने जीवन दान दे दिया हो। पापा, हम ऐसे नहीं रह सकते, कुछ कीजिए ना पापा। हाँ मोहन, कम से कम एक झोपड़ी ही बना लो। हाँ ठीक है, जो मिलेगा उससे बना लेंगे, कुछ भी करके। मैं भी आपकी मदद करूंगा पापा। मोहन और गौरव कबाड़ी वाले के पास गए। किसी से बोरी मिली, किसी से फटी टाट, किसी ने पुराने भूसे की बोरी दे दी। फिर दोनों मैदान की तरफ आए।
जहाँ टूटी लकड़ियाँ पड़ी थीं। दोनों लकड़ी गाड़ते, टाट बांधते, भूसा ठूंसते गए। पापा जल्दी करिए, ये भाग रही है। अरे अरे मैं तो कस रहा हूँ, तू पकड़ के रख। ये बोरी इधर लगा दो, हवा कम लगेगी। बस थोड़ी और मेहनत, फिर हमारा घर तैयार हो जाएगा बेटा। भूसे की खुशबू, टाट की खड़खड़ाहट और तीनों लोगों की सांसें। मैदान में बस यही आवाजें थीं। आखिरकार शाम तक एक छोटी झोपड़ी खड़ी हो गई। देख बेटा, घर बड़ा हो या छोटा, उसमें प्यार हो तो ठंड भी हार जाती है। पापा, ये झोपड़ी ना हमारे लिए ना महल है। हाँ, क्योंकि इसे हमारे हाथों ने बनाया है। भूसे की झोपड़ी खड़ी तो हो गई थी, लेकिन अंदर की सर्दी किसी जंगली जानवर जैसी थी। घुसती, काटती और बेचैन करती। रात ढल रही थी और आसमान पर बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे ठंड को और गहरा करने की साजिश कर रहे हों। मोहन, रागिनी और गौरव ने अंदर की टाट की दीवारें ठीक की, भूसा दबाया और रजाई में सिमट कर बैठ गए। पापा, ये हवा तो झोपड़ी के अंदर भी आ रही है। मैं देखता हूँ बेटा, तू रजाई कसकर ओढ़ ले बेटा। हे भगवान, ये रात कैसे कटेगी? भूसा भी ठंडा हो गया है। हवा की आवाज झोपड़ी के ऊपर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई भारी चीज धकेल रहा हो। बाहर से सरसराहट, टाट की खड़खड़ाहट और भूसे की आवाज सब मिलकर डर पैदा कर रही थीं। और अचानक एक तेज झटका आया जिससे झोपड़ी की आधी छत धड़ाम से अंदर गिर पड़ी। भूसा चारों तरफ उड़ गया। रागिनी चीख उठी, मोहन, सर पर गिर जाता तो क्या होता? पापा, पापा जल्दी ठीक करो, ठंड लग रही है बहुत। मोहन बिना एक सेकंड गंवाए बाहर भागा। हवा काट रही थी, हाथ तुरंत सुन्न हो गए, पर वो लकड़ी को संभालने लगा। हे हवा, जरा तो रुक जा, जरा मुझे अपनी छत को ठीक करने दे। मैं पकड़ती हूँ, आप भाग भाग के टाट नहीं बांध पाएंगे। पापा, पापा मैं भी पकड़ूंगा। तीनों उस रात एक सैनिक टुकड़ी की तरह सर्दी से लड़ रहे थे। मोहन ऊपर लकड़ी टिकाता, गौरव नीचे से पकड़ता, रागिनी टाट दबाकर भूसा भरती जा रही थी। कसकर पकड़, कसकर, नहीं तो फिर गिर जाएगी। पापा, पापा मेरी उंगलियां जम रही हैं। बेटा सहले, सहले बेटा, ये छत हमें बचाने के लिए ही है। 2 घंटे की मशक्कत के बाद झोपड़ी फिर खड़ी हो गई। अगली सुबह धूप निकली तो कुछ आराम मिला। रागिनी ने बोरी हटाकर थोड़ा धूप अंदर आने दी। मैं काम पर जा रहा हूँ। जल्दी आना, यहाँ मुझे डर लग रहा है। मैं जलाने के लिए मैदान से लकड़ी ले आऊंगा। शाम को मोहन काम से वापस लौट रहा था। आसमान बिल्कुल धुंधला था, हवा बर्फ सी ठंडी थी। तभी उसे सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी दिखी। वो कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। अम्मा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो ऐसे? मेरा बेटा मुझे यहाँ बिठा कर गया है। बोला कि अभी आता हूँ, पर लौटा ही नहीं। मोहन ने सामने देखा, ऊपर एक बोर्ड लगा था जिस पर वृद्धाश्रम लिखा हुआ था। उसे सब समझ आ गया। अम्मा, वो आपको यहाँ छोड़कर चला गया है, अब नहीं आएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझे नहीं छोड़ सकता। वो तो कह रहा था चल माँ घुमा लाता हूँ। अम्मा, रात होने वाली है और देखो ना, ठंड बहुत है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मेरा बेटा आएगा, जरूर आएगा। अरे लेकिन
मेरा बेटा मुझे वृद्धाश्रम में कैसे छोड़ सकता है? नहीं, वो आएगा। अम्मा जिद पर अड़ी थीं। हाथ पैर कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, चेहरा ठंड से नीला पड़ रहा था। मोहन के मन में अपने पिता की ठंड से हुई मौत का दर्द जाग गया। अम्मा सुनिए, आप मेरी माँ जैसी हो। अगर आप यहीं बैठी रहीं तो ठंड आपको आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। बेटे, तुम सच में ले जाओगे मुझे? हाँ, चलिए, रात और ठंडी हो जाएगी। रात तक मोहन अम्मा को लेकर झोपड़ी में पहुंचा और सब बताया। अरे राम राम, इतनी ठंड में कैसे छोड़ दिया किसी ने इन्हें? दादी जी, आप यहाँ बैठिए। रात तेज हो चुकी थी, तापमान गिर रहा था। झोपड़ी के अंदर भाप की तरह ठंडी सांसें दिख रही थीं। अम्मा की हालत बिगड़ने लगी। बेटा, बहुत ठंड लग रही है। ओ भगवान, मोहन कुछ कीजिए ना, इनकी तबीयत बिगड़ रही है। मोहन भागकर डॉक्टर को लाया। देखिए, ये जगह इनके लिए ठीक नहीं है। इतनी ठंड बूढ़े शरीर को और नुकसान करती है। तो अब क्या करूं डॉक्टर साहब? देखिए, इन्हें जो गर्मी चाहिए थी वो अब अस्पताल में ही मिलेगी। और देखिए, इन्हें जो गर्मी चाहिए वो अब अस्पताल में ही मिलेगी। अम्मा धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगी। उधर सुबह वृद्धाश्रम में एक लड़का पहुंचा। कल रात यहाँ एक बूढ़ी औरत आई थी क्या? नहीं बेटा, हमने तो किसी को नहीं देखा। अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? सीसीटीवी दिखाओ। उन्होंने बाहर का सीसीटीवी चलवाया। समीर की आंखें चौड़ी हो गईं। अरे, ये आदमी कौन है? ये मेरी माँ को कहाँ ले गया? गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया, पर वृद्धाश्रम वाले भला क्या जाने। समीर बाहर निकला, दिल उबाल खा रहा था। तभी उसने देखा सामने से एक जनाजा आ रहा है। जनाजे के पीछे चलने वाला आदमी वही था, फुटेज वाला। अरे रुको, तुम ही थे ना जो रात को अम्मा को अपने साथ ले गए थे? कहाँ है मेरी अम्मा? तुम्हारी अम्मा? हाँ, सीसीटीवी में देखा है मैंने। बोलो, कहाँ है वो? कहाँ ले गए थे उन्हें? मोहन की आंखें भर आईं। बेटा, वो वही है। कहाँ? इस अंतिम यात्रा में ये उन्हीं का अंतिम संस्कार हो रहा है बेटा। समीर की सांसें अटक गईं। क्या? कल रात की ठंड वो सह नहीं पाई बेटा। मैंने बहुत कहा कि वृद्धाश्रम में चले, लेकिन वो मानी नहीं। कहा कि बेटा आएगा। फिर मैं इन्हें अपनी झोपड़ी में ले गया, पर ठंड और तेज थी। मैं बचा नहीं पाया। समीर वहीं घुटनों के बल गिर गया, चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। आंसू गिरते जा रहे थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मैं आ रहा था, मैं सच में आ रहा था। उठो बेटा, उठो, हमें इनका अंतिम संस्कार करना है। चलो। अम्मा की चिता की आग अब धीमी होकर राख में बदल रही थी। मोहन, रागिनी और गौरव चुपचाप खड़े थे। उसी बीच समीर ने कांपते हुए अम्मा की चिता को अंतिम बार देखा और फिर मोहन की ओर मुड़ा। बेटा, एक बात पूछो? पूछिए। तुमने इन्हें वहां क्यों छोड़ा था? मैंने नहीं छोड़ा था, मैंने नहीं छोड़ा। तुमने नहीं छोड़ा? क्या मतलब? तो किसने छोड़ा? मेरा नाम समीर है और ये अम्मा मेरी दादी थी।
उन्हें मेरे पिताजी वहां छोड़ आए थे। मोहन, रागिनी और गौरव भौचक्के रह गए। समीर की आंखें नम थीं, पर उनमें एक गुस्सा गहरे पानी जैसा छिपा था। मैं तो विदेश में पढ़ता था। कल रात ही आया हूँ। जब मैंने घर में पूछा कि अम्मा कहाँ है, तो मेरे पिता ने कहा कि उनका देहांत हो गया। लेकिन उनका तो हाँ, वहां कोई अंतिम संस्कार का निशान, कोई मेहमान या रिश्तेदार कुछ भी नहीं था। तभी मुझे शक हुआ और मैं उनसे उलझ पड़ा। फिर उनके मुंह से निकला कि बुढ़िया बोझ बन गई थी, उसे वृद्धाश्रम छोड़ा है। हे भगवान, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? हमारे मकान मालिक ने हमें घर से निकाला तो हम उसे निर्दयी समझ रहे थे, पर जो अपनी माँ को घर से निकाल दे, उससे ज्यादा निर्दयी कौन हो सकता है? आपने मेरी दादी को बचाने की कोशिश की। आपके पास कुछ नहीं था, फिर भी आपने अपना सब कुछ दिया। इसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। आइए अब मेरे साथ चलिए। मैं आपको रहने की जगह दूंगा। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। चलिए। समीर उन्हें लेकर चला। सब सोच रहे थे कहीं कोई नई जगह होगी, कोई बड़ा घर, कोई कमरा, लेकिन वो उन्हें वहीं ले गया, उसी घर के सामने, उसी दरवाजे पर जहाँ से मोहन और उसका परिवार बेइज्जत करके बाहर निकाले गए थे। मोहन ठिठक गया। बेटा ये तो क्या हुआ? आप लोग रुक क्यों गए? तभी अंदर से गुस्से से प्रकाश लाल बाहर आया। अरे तुम लोग वापस क्यों आ गए भाई? मैंने तो वो वाक्य पूरा करता इससे पहले समीर उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में तूफान था। आपकी हिम्मत कैसे हुई? मेरी दादी को घर से निकालने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? हैं? आपको शर्म नहीं आई क्या? आपको शर्म नहीं आई आपको? अरे मैं तो उन्हें लेने गया था। उन्होंने झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। ये वो मर चुकी है और उनका अंतिम संस्कार मैंने किया है अभी। आप खुश हो ना? बहुत बहुत बधाई हो आपको। प्रकाश लाल एक बहुत ही नीच इंसान था। उसके अगले शब्द और भी गिरे हुए थे। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ ये लोग यहाँ क्यों आए वापस? मैंने तो इन्हें निकाल दिया था। आपने इन्हें क्यों निकाला? क्यों निकाला आपने इन्हें? हाँ, क्योंकि चुप! अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। ये घर मेरे नाम है। शायद आपको याद नहीं है, ये लोग यहीं रहेंगे और आप निकलेंगे अभी और इसी वक्त। अरे तू अपने बाप को घर से निकालेगा? है? बाप को घर से निकालेगा? जब आप अपनी माँ को घर से निकाल सकते हैं, तो मैं भी अपने बाप को घर से निकाल सकता हूँ, समझे? मोहन ने आगे बढ़कर समीर को पकड़ लिया। अब बेटा गुस्सा मत करो। जाने दो, जो हुआ सो हुआ, जाने दो बेटा। अब इन्हें निकालने की जरूरत नहीं है। मोहन अंकल, मैं आपकी इंसानियत समझ रहा हूं, पर मेरे पिता की हरकतों की कोई माफी नहीं है। जिसने अपनी माँ को ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया हो, ठंड में मरने के लिए, वो किसी घर के लायक नहीं है। किसी घर के लायक नहीं है वो। प्रकाश लाल रोने लगा, हाथ जोड़ने लगा। अरे बेटा गलती हो गई बेटा, दोबारा नहीं होगी। दोबारा के लिए मेरी दादी जिंदा है? अब मेरी दादी जिंदा है? बोलो। उनको तो ये ठंड खा गई और आपके कर्मों ने मेरे दिल को इस ठंड से भी ज्यादा ठंडा कर दिया है। अब इसमें आपके लिए कोई भावना नहीं है। प्रकाश लाल गिड़गिड़ाता रहा।
पर उसको घर से बाहर निकाल दिया गया। मोहन अंकल, आइए, ये घर अब से आपका है। मेरी दादी ने अपनी पूरी उम्र इसी घर में बिताई थी और उनकी आखिरी यादों को मैं इंसानियत के साथ जोड़ना चाहता हूं। आपने उन्हें मन से अपनाया, अब ये घर आपको मन से अपनाएगा। बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। तुमने हमें सिर्फ छत नहीं दी, इज्जत भी लौटा दी बेटा, इज्जत भी लौटा दी। और इस तरह उनके जीवन में वापस से सब ठीक हो गया।